एक बार फिर से मैं आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है सब्सिडरी बुक या सहायक पुस्तकें। इसके पहले जो हमने पढ़ा कॉमर्स के अंतर्गत या आपके चैप्टर के अंतर्गत जनरल एंट्री, अगर मैं एक फैक्ट कहूं कि इन प्रैक्टिकल जनरल एंट्रीज का प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में उतना महत्व नहीं है, क्योंकि मोस्टली कंपनी जनरल एंट्री करती नहीं है। ठीक है, तो कहीं गलत नहीं होगा, लेकिन वो चैप्टर अगर कॉमर्स की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। क्यों है सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर? क्योंकि उस चैप्टर को क्लियर किए बिना आपके आने वाले जो बाकी चैप्टर्स हैं वो क्लियर नहीं हो पाएंगे, ये स्पष्ट रूप से कहता हूँ। तो जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, पहले बहुत अच्छे तरीके से इसके पुराने वीडियोस को देखिए, उनको क्लियर कीजिए, अपना माइंड सेट कीजिए, तब जाके आप आगे बढ़िए। क्यों? क्योंकि अब जो आने वाला है, जनरल एंट्री एक ऐसी चीज है कि आप बुक्स पे करते थे, लेकिन अब जनरल एंट्री के बाद आपको जितने भी चैप्टर आएंगे आपके दिमाग में करना होगी। जितने भी चैप्टर आएंगे आपके दिमाग में जनरल एंट्री करना होगी, उनकी पोस्टिंग आपको अलग अलग बुक्स में करना होगी। तो आज का जो हमारा चैप्टर है सहायक पुस्तकें या सब्सिडरी बुक, उसको शुरू करने से पहले आइए हम अपनी स्लाइड पर चलते हैं। तो हमारी सब्सिडरी बुक्स या सहायक पुस्तकें क्या है, इनका क्या काम है, क्यों इनकी जरूरत है और किन चीजों के लिए जरूरत है, ये सब हम आज के इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब सब्सिडरी बुक का सीधा सा मतलब है सहायक पुस्तकें। The subsidiary books are known as the book of original entry in daily business transactions. A majority of the transactions are either related to sales or purchase or cash. Thus, we record the transaction of the same of similar nature in one place. That place is a subsidiary book. We record the transaction chronologically of the account. अब सहायक पुस्तकें क्या है? सहायक पुस्तकों को मूल प्रविष्टि की पुस्तकों के रूप में जाना जाता है। दैनिक व्यापार लेन देन में अधिकांश लेन देन या तो बिक्री से संबंधित होते हैं या खरीदी या नगद से संबंधित होते हैं। इस प्रकार हम एक ही समान प्रकृति के लेन देन को एक स्थान पर रिकॉर्ड करते हैं, वह स्थान एक सहायक पुस्तक है। हम लेखाकार की सुविधा के लिए लेन देन को कलानुक्रमिक रूप से रिकॉर्ड करते हैं। अब इसको एक डेफिनेशन छोड़ दीजिए, इसको समझने की कोशिश कि एक व्यापार में मुख्य रूप से काम क्या होता है। देखिए, एक व्यापार का मुख्य काम है परचेस और सेल। ठीक, इसके अलावा जो दूसरे काम होते हैं कैश या बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं। ये सब काम ऐसे हैं जो बहुत ही बड़ी मात्रा में होते हैं, यानी ह्यूज क्वांटिटी में डेली का काम होता है। अगर हम सिर्फ जनरल एंट्री बना छोड़ दें, समझिए, अगर हम जनरल एंट्री सिर्फ जनरल एंट्री बना करके छोड़ दें तो क्या होगा? अगर हमको सेल्स का फिगर कहीं निकालना है या एक महीने में एक हफ्ते में कितना सेल्स हुआ, कितना परचेस हुआ, अगर किसी ने पूछ लिया तो हमको फिर उन सारी चीजों को जोड़ के अलग से करके वो सारी चीजें करके रखना होता है। तो प्रैक्टिकली वो बड़ा हेक्टिक हो जाता है। और दूसरी बात ये होती है कि उसको समय पर सही तरीके से कर पाना संभव नहीं होता है। इसलिए जब बिजनेस बड़ा होता जाता है, जब बिजनेस का आकार बड़ा होता जाता है, बिजनेस में ट्रांजैक्शन ज्यादा होते जाते हैं, तो उन ट्रांजैक्शंस को सही तरीके से मैनेज करने के लिए एक अलग बुक में रखा जाता है या एक अलग जगह लिखा जाता है, अलग एक किताब में लिखा जाता है, बुक्स में लिखा जाता है। इन बुक्स को सहायक पुस्तकें कहते हैं। इन बुक्स को सहायक पुस्तकें कहते हैं। तो इनकी मतलब कौन कौन सी सहायक पुस्तकों के होते हैं अगर बात करो तो
इसमें अलग अलग बिजनेस के हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन मेन रूप से जो सहायक पुस्तकें होती हैं वो ये है। थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको मैं। देखिए, अब दो तरह के व्यवहार होते हैं बिजनेस में। एक तो रोकड़ व्यवहार होता है, और दूसरा व्यवहार जो होता है वो कौन सा व्यवहार होता है? उधार का। एक दूसरा व्यवहार होता है वो उधार का व्यवहार होता है, और एक व्यवहार होता है वो रोकड़ का व्यवहार होता है। तो रोकड़ के व्यवहार के लिए जो केस ट्रांजेक्शन के लिए जो मुख्य रूप से बुक बनाई जाती है या जो बुक लिखी जाती है, जो उसको हम बोलते हैं केस बुक। क्या बोलते हैं हम? केस बुक। रोकड़ व्यवहार के लिए जो लिखी जाती है रोकड़ पुस्तक या केस बुक बोलते हैं। अब ये केस बुक चार तरह की मुख्य रूप से होती है, लेकिन उपयोग मोस्टली दो तरह की आती है। पर समझते हैं इसको क्या है। एक साधारण सिंपल रोकड़ वही होती है, सिंपल रोकड़ वही बोलते हैं जिसमें केस के ट्रांजेक्शन किए जाते हैं, सिंपल सी। जो भी केस में नगद पैसा आएगा या नगद पैसा जाएगा, उस ट्रांजेक्शन को किया जाता है जिस बुक में, उसको साधारण रोकड़ वही या सिंपल केस बुक बोलते हैं। फिर एक केस बुक होती है द्विस्तंभी केस रोकड़, डबल कॉलम केस बुक। इसके अंदर दो कॉलम होते हैं, एक कॉलम तो केस का होता है और दूसरा कॉलम डिस्काउंट का होता है, या फिर दूसरा कॉलम बैंक का भी हो सकता है। इन दोनों को, चाहे डिस्काउंट और बैंक दोनों अगर कॉलम, एक सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, अगर एक कॉलम केस का है उसके अलावा कोई कॉलम बढ़ जाता है किसी भी डिस्काउंट के लिए या बैंक के लिए, तो द्विस्तंभी या डबल कॉलम केस बुक कही जाती है। फिर एक होती है त्रिस्तंभी केस बुक या रोकड़ वही, ट्रिपल कॉलम केस बुक। ट्रिपल कॉलम केस बुक में एक कॉलम होता है आपका केस ट्रांजेक्शन के लिए, एक कॉलम होता है बैंक ट्रांजेक्शन के लिए, और एक तीसरा जो कॉलम होता है जो अमाउंट से रिलेटेड होता है वो होता है डिस्काउंट के लिए। ये कॉलम और सारे होते हैं, पर ये तीन कॉलम जिसपे पैसों का, रुपयों का फिगर लिखा जाता है, पैसे लिखा जाता है, उस कॉलम की बात कर रहा हूं मैं। तो ये तीन कॉलम जिस बुक में होते हैं वो बुक कहलाती है त्रिस्तंभी या ट्रिपल कॉलम केस बुक। इसके बाद एक खुदरा या लघु रोकड़ वही होती है। अब खुदरा या लघु रोकड़ वही का क्या मतलब होता है? एक कंपनी की बात करें, जब कंपनी बड़ी कंपनी हो जाती है तो उसमें अकाउंटेंट के अलावा कई सहायक अकाउंटेंट भी या सहायक कैशियर भी होते हैं जो छोटे छोटे काम करते हैं। अब जैसे मान लो एक बिजनेस है, अब एक बिजनेस में एक अकाउंटेंट हेड ऑफिस में बैठा हुआ, मान लो एक सिटी के अंदर ही बात करते हैं, अगर सिटी में किसी भी बिजनेस की 4-5 ब्रांच है, अगर ये मान लीजिए, तो उन 4-5 ब्रांच में एक मेन कैशियर होगा या मेन अकाउंटेंट होगा, और छोटे छोटे अकाउंटेंट होंगे जो कि छोटे छोटे पेमेंट करते होंगे, जैसे मान लो गाड़ी भाड़ा हो गया, या फिर चाय का पेमेंट हो गया, या कुछ नट बोल्ट लाना है, कुछ भी छोटे छोटे जो डेली फ्रिक्वेंटली बड़े सारे खर्चे होते हैं, हर बिजनेस में होते हैं, छोटे छोटे खर्चे होते हैं। तो उसके लिए एक व्यक्ति विशेष को नियुक्त किया जाता है और उसको कुछ पैसा दे दिया जाता है, डेली या मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे कुछ पैसा दे दिया जाता है। तो उसको कहा जाता है कि इसको तुम एक बुक में मेंटेन करो, क्या आपने खर्चा किया और क्या आपको बचा। तो उस बुक को जो छोटे खुदरा या लघु रोकड़ खर्चों के लिए लिखी जाती है, उसको खुदरा रोकड़ वही कहते हैं। ये तो हो गया केस से संबंधित आपका बुक्स। इसके अलावा बिजनेस में और जो भी चीजें होती हैं उनसे संबंधित सहायक बुक भी रखी जाती है। तो ये और सहायक बुकें हैं जिनको रखा जाता है। देखिए, व्यापार में क्या होता है? सबसे पहले परचेस, क्या होता है? क्रय। अगर क्रय होगा तो, अगर कोई व्यापार आप कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ खरीदना ही होगा, बिना खरीदे कोई व्यापार नहीं हो सकता। ये मान लीजिए, अगर व्यापार कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपको खरीदना होगा, तब ही वो व्यापार होगा। तो जब व्यापार बड़ा हो जाता है, तो जब बहुत सारी चीजें खरीदना होती है, तो उसको क्रय पुस्तक में लिखा जाता है, उस पुस्तक को क्रय पुस्तक कहा जाता है। इसी प्रकार जब व्यापार है तो विक्रय भी करना होगा। अगर आपने क्रय किया है, अगर आपने पर्सनल यूज के लिए क्रय नहीं किया है, किसी व्यापार के लिए क्रय किया है, तो आपको उस व्यापार को सुचारू रूप से
चलाने के लिए, प्रॉफिटेबल बनाने के लिए विक्रय सेल्स करना ही होगा। तो अगर सेल्स करते हैं तो उसके लिए एक सेल्स की बुक रखना होगी या विक्रय पुस्तक आपको व्यापार में रखना होती है। ये दोनों चीज उधार विक्रय और उधार क्रय के लिए होती। तो आप बोलेंगे कि फिर नगद विक्रय और नगद क्रय का, तो हमने केस बुक रखी हुई है। इसके पहले मैंने समझाया आपको कि केस बुक रखी हुई है, तो उस केस बुक को हमको जो नगद क्रय नगद विक्रय उस केस बुक के अंतर्गत लिखा जाता है। ठीक है। फिर इस क्रय विक्रय जो उधार क्रय विक्रय किया जाता है, इसकी विक्रय क्रय वापसी होती है, तो उसको क्रय वापसी बुक में लिखा जाता है। जब देखिए आपको लगता होगा कि क्रय वापसी के लिए अलग से बुक रखने की क्या जरूरत है, तो जब व्यापार बड़ा होता है ना, तो बहुत सारा माल वापस भी आता है, कुछ गलत चला जाता है, किसी न किसी वजह से माल वापस आता है, तो इस बुक को क्रय वापसी बुक भी कहा जाता है, क्रय वापसी बुक के रूप में रखा जाता है। इसी प्रकार उधार विक्रय का जब वापसी आता है, तो जो विक्रय किया गया माल वापस आता है, तब उस को लेखा करने के लिए जो बुक रखी जाती है उसको विक्रय वापसी या सेल्स रिटर्न बुक कहते हैं। सेल्स रिटर्न बुक कहते हैं। इसके बाद प्राप्त विपत्र लेखा, बिल्स रिसीवल, मैंने आपको पढ़ाया था पुराने चैप्टर में, बिल्स रिसीवल होता है। तो उस बिल्स रिसीवल की एंट्री करने के लिए, उसकी जानकारी रखने के लिए जो बुक रखी जाती है वो बिल्स प्राप्त बिल वही या बिल्स रिसीवल बुक कहा जाता है। फिर स्वीकृत देय विपत्र का लेखा, देय विपत्र वही, ये देय विपत्र वही ये है कि जब किसी को पेमेंट करने के लिए हम देय विपत्र देते हैं, तो उसकी जानकारी रखने के लिए हमको एक देय विपत्र वही भी रखना पड़ती है। तो उनका लेखा जिस वही में किया जाता है वो देय विपत्र या पेबल बिल्स पेबल बुक में रखा जाता है। प्रैक्टिकली बोले तो इन दोनों बुकों को अब बहुत कम ही लोग रखते हैं, लेकिन इन बुकों को भी रखा जाता है। ठीक है। नकल विशेष या मुख्य जनरल, उन व्यवहारों का लेखा जो अन्य किसी बही में नहीं लिखे जाते, वो नकल विशेष या मुख्य जनरल में लिख दिया जाता है। तो जब ये बुक बना ली जाती है, तो जनरल एंट्री में इनकी एंट्री ना करके सीधे इन बुक्स में की जाती है। एक तरीके से जनरल एंट्री ही है, लेकिन इनका लिखने का तरीका अलग है। इसके अलावा और बाकी से चीजें रहती है जिनका हमको टोटल करना जरूरी नहीं होता है या कभी कभार ही जरूरत पड़ती, उन सबको हम एक नकल विशेष बही या मुख्य जनरल अलग से एक बही बना के लिख लेते हैं। उन बहियों में उसका लेखा किया जाता है। तो ये जो हमारी बुक थी सब्सिडरी बुक, इन बुकों को हम लिख सकते हैं। ठीक है, इन बुकों को लिख सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि इन बुकों को लिखना या इन बुकों को रखना क्यों जरूरी है। इनको बिना रखे क्या काम नहीं हो सकता, या इनको बिना लिखे क्या बिजनेस नहीं चलाया जा सकता? तो चलाया जा सकता है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा कठिनाई होने वाली है। तो कठिनाई क्यों होने वाली है, इनको इन बुक्स को रखने का लाभ क्या है, वो आइए देखते हैं। अब सबसे पहली बात, समय और श्रम की बचत होती है। सहायक बही में नकल बही जैसी दोहरी प्रविष्टि व्याख्या लिखने की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार इन बहियों को रखने से समय और श्रम की बचत होती है। आपने जनरल एंट्री कर ली, सबने, उम्मीद करता हूं कि जनरल एंट्री आपको आ गई होगी। अब जनरल एंट्री में आपने देखा होगा कि दोनों अकाउंट लिखना पड़ता है, फिर उसकी डेफिनेशन भी लिखना पड़ती है, सारी चीजें लिखना पड़ती है, तो उसमें समय बहुत लगता है। ठीक है, और श्रम भी लगता है। तो इन बहियों में सीधे एंट्री कर दी जाती है। तो इस प्रकार इन बहियों में लिखने का जो समय है, वो श्रम है, वो काफी बच जाता है और बहुत ही आसानी हो जाती है। और अगर प्रैक्टिकली मैं बात करूं तो ये बहियां लिखने में बड़ी आसान होती हैं। एक नॉन अकाउंटेंट भी या बिना कॉमर्स पढ़ा हुआ व्यक्ति भी समझकर इनको लिख सकता है। जब प्रैक्टिकली आएंगे तब हम समझेंगे। फिर कार्य विभाजन, ठीक है, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, लेन देन का विभाजन हो जाने से एक व्यक्ति को एक ही स्वभाव के लेन देन का लेखा कर्म सौंपा जा सकता है। इससे कार्य का विभाजन हो जाता है और कार्य शीघ्र ही पूर्ण हो जाता है। अब समझिए, अलग अलग जब व्यापार में, फिर एक शब्द आपको याद रखना कि ये व्यापार जब बड़ा हो जाता है, बृहद हो जाता है, अलग अलग ब्रांचेस हो जाती हैं, तब की बात कर रहा हूं मैं। जब व्यापार बड़ा हो जाता है तो उस व्यापार में एक काम किसी एक व्यक्ति विशेष को दे दिया जाता है, क्योंकि अगर एक ही व्यक्ति सारे काम करेगा तो घालमेल कर देगा या सारे कामों को उलझा देगा।
तो परचेस के लिए एक अलग डिपार्टमेंट होता है और परचेस करने के लिए एक अलग व्यक्ति होता है। सेल्स के लिए अलग डिपार्टमेंट होता है, सेल्स के लिए बहुत सारी टीम लगी होती है, उन सबको एक सुपरविजन करने के लिए आदमी रख लिया जाता है, उसकी एंट्री करने के लिए एक अकाउंटेंट रख दिया जाता है। तो इस प्रकार अलग अलग लोगों को अलग अलग कार्य विभाजन हो जाता है, और उसका कार्य विभाजन होने से क्या होता है कि वो व्यक्ति उस काम में परफेक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार वो काम शीघ्र जल्दी पूरा हो जाता है और उसमें गलती की संभावना कम होती है। फिर तीसरा पॉइंट, छल कपट की संभावना कम होना। चीटिंग बिल्कुल नॉमिनल हो जाती है या ना के बराबर हो जाती है। कार्य विभाजन से कार्य पर नियंत्रण रहता है, इससे छल कपट की संभावना नहीं रहती है। सही बात है। अगर आपने किसी को कार्य विभाजन कर दिया, एक व्यक्ति विशेष को दे दिया कि इसकी जिम्मेदारी तेरी है, देखो जो मालिक रहता है, या आज से परचेस तुमको देखना है या सेल्स तुमको देखना, और इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई तो ये तुम जिम्मेदार हो गए, ये शब्द बोल देता है। नहीं तो देखो परचेस में भी कर रहा हूँ, सेल्स में भी कर रहा हूँ, बाकी चीजें में भी कर रहा हूँ, चार लोग कर रहे हैं, तो एक गड़बड़ी होगी तो आप किसको बोलोगे? तो यहाँ व्यक्ति विशेष को आप कार्य दे सकते हो और उस पर नियंत्रण रख सकते हो। अब विवरण प्राप्ति में सुगमता, जो डिटेल है उसको लेने में बड़ी इजी हो जाता है। भिन्न भिन्न लेन देनों के लिए उनकी प्रकृति के अनुसार बहियां प्रयोग में लाई जाती है, अतः आवश्यकता पड़ने पर उनका विवरण शीघ्रता से और सरलता से जाना जा सकता है। तो क्या होता है कि वही मैंने बताया कि बुक्स को सब, जब सारी एंट्री जैसे परचेज से रिलेटेड सारी एंट्री परचेज बुक में आ जाएगी एक ही जगह पे, तो टोटल आपका हर पेज पे लगता जाएगा, हर दिन का टोटल लगता जाएगा, हर वीक का टोटल लगता जाएगा। तो आपने अभी पूछा कि इस महीने का अभी तक का परचेस कितना हुआ, ठीक है, तो इस महीने का परचेस अभी तक कितना हुआ, तो उसको तो आज ही सिर्फ आज के पेज का टोटल लगाना 2 मिनट का काम है। अभी तक का मान लो 5 लाख था, 20,000 आज का और हो गया, तो 5,20,000 रुपए फटाकने से आपको बता देगा। अदरवाइज आप जनरल में जाओगे तो हर पेज खोल के आपको अलग अलग परचेस निकालना पड़ेगा, परचेस, तो पूरा दिन लग जाएगा, जबकि यहाँ 5 मिनट में काम हो जाएगा। तो इस प्रकार इस काम को करने में सरलता और शीघ्रता हो जाती है, इजी हो जाता है और फास्ट हो जाता है। अशुद्धियां होने की संभावना कम रहती है। एक प्रकार की सहायक बही लिखने का कार्यभार एक ही कर्मचारी पर रहता है, इसलिए कर्मचारी अपने उत्तरदायित्व को निभाने के लिए सावधानी रखता है, जिससे अशुद्धि होने की संभावना कम रहती है। मैंने पहले भी इस पॉइंट को कर दिया था आपको, फिर समझ लिए कि एक व्यक्ति विशेष को किसी एक कार्य के लिए रख दिया जाता है कि आज से ये काम सेल, परचेस, केस या पेटी केस या बिल्स रिसीवल, बिल्स पेबल, जो भी है, ये तुमको ही करना है और इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। जब उसको लग जाता है कि यार ये काम तो मेरे ऊपर आ गया और इसमें कोई भी फॉल्ट होगा, किसी प्रकार की शुद्धि होगी, फॉल्ट होगा या किसी प्रकार की चीटिंग होगी, तो उसके लिए मुझे जिम्मेदार ठहरा जाएगा। तो वो विशेष सावधानी रखकर पूरी दक्षता के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो काम को करता है, तो उसमें गलती होने की, फॉल्ट होने की संभावना कम रहती है। फिर 6 नंबर जो पॉइंट है, अशुद्धियों की जांच में सुगमता। यदि किसी कारणवश किसी प्रकार की अशुद्धि हो भी जाए, मान लीजिए अगर हो भी जाए, तो पर्टिकुलर उसी बुक में, जैसे मान लो परचेस में किसी प्रकार की, तो आपको सिर्फ परचेस बुक ही देखना है, एक ही बुक देखना है, दूसरी किसी बुक में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो काम आपका जल्दी हो जाएगा, पकड़ना आसान हो जाएगा, ये इसका फायदा होता है। खताने में सुविधा, सहायक बहियों में, खताना मतलब लिखना, राइटिंग करना, उसमें बहियों में लिखना। सहायक बहियों से खतौनी करने में भी सुविधा होती है, क्योंकि इन बहियों का पाक्षिक अथवा मासिक योग ही खताया जाता है, अतः बार बार खताने की कठिनाई नहीं रहती और खातों में लेन देन की संख्या कम हो जाती है। अब इन बुक के बाद जो लेजर अकाउंट खोला जाता है, अगला जो चैप्टर आएगा लेजर, ठीक है, खाता। तो क्या होता है कि ये बुकों में से, जैसे बुक्स में से अलग अलग कंपनी अलग अलग, तो इसमें सिर्फ फाइनल फिगर उठाया जाता है, वीकली या मंथली या डेली का फाइनल फिगर उठा के ही पोस्टिंग लेजर में की जाती है। तो इससे क्या हो जाता है कि मतलब उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती लेजर में। जो मेन अकाउंटेंट है वो एक दिन उठाता है, आपसे फिगर पूछता है कि इस महीने का परचेस कितना है टोटल, आपने उसको परचेस बताया, वो अपनी बुक में लिख लेता है। इस महीने का परचेस कितना है वो अपनी बुक में लिख लेता है, इस महीने का सेल्स कितना अपनी बुक में ले लेता है, इस महीने का केस ट्रांजेक्शन की टोटल कितना है, केस कितना गया, इतना गया, केस कितना आया, इतना आया, लिख लेता है वो। तो ठीक है, तो इस तरीके से लेन देन, उसके पास जो मेन अकाउंटेंट है, क्योंकि उसके पास बहुत सारा काम होता है, तो उसके पास लेन देन से संबंधित
सुविधाएं क्या बोलते संख्या कम हो जाती है। सभी व्यापारियों के लिए उपयोग, आवश्यकता और सुविधा अनुसार इन बहियों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है, अतः छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्यापारी भी इसका लाभ उठा सकता है। कुल मिला के कहने की बात यह है कि इन लेजर को, इन सॉरी बुक्स को रखने के लिए कोई नियम नहीं है कि इतनी ही रखना पड़ेगी। जैसे जैसे आपका व्यापार बड़ा होता जाता है वैसे वैसे आप बुक्स बढ़ा सकते हो। आपको लगता है कि अब अलग से इसकी बुक रखना पड़ेगी क्योंकि व्यापार बहुत बड़ा हो गया, तो ये आप अकेले केस बुक में भी काम कर सकते हो, एक सिंगल बुक रख के सेल परचेज भी कर सकते हो। जैसा आपको सुविधाजनक लगे वैसा आप कर सकते हो। कोई गवर्नमेंट का रूल नहीं है, कोई अकाउंट का नियम नहीं है। लाने ले जाने में सुविधा, विभाजन हो जाने से बहियां कई हो जाती जिनके कारण उनका भार कम हो जाता है। बहियां हल्की हो जाने से उनके लाने ले जाने में सुविधा रहती है तथा उठाने रखने में उनकी जिल्द टूटने का डर नहीं रहता। तो अब दिमाग में आएगा कि साहब पहले एक बही रखते थे तो अब इसकी जगह 10 बही रखना है तो ये ज्यादा कठिनाई हुआ। नहीं, ऐसा नहीं। समझो, सबकी बुक्स अलग अलग हो जाती है। अब परचेज से रिलेटेड कोई काम है, परचेज से रिलेटेड कोई काम है तो परचेज बुक ही आपको उठाना है। सेल से रिलेटेड कोई काम है तो सेल्स बुक ही आपको उठाना है। केस से रिलेटेड कोई काम है तो केस बुक ही आपको उठाना है। पेटी केस से रिलेटेड कोई काम है तो पेटी केस बुक आपको उठाना है, यानी पर्टिकुलर एक बुक उठाना है। और वहां काम कोई भी हो, पूरा इतना मोटा लेजर उठा के आपको रखना पड़ेगा इधर से उधर, या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ले जाना पड़ेगा, तो उसको खराब होने की भी संभावना ज्यादा रहती है और वजनदार भी हो जाता है, और अगर कुछ खराब हो गया तो सब चीज घालमेल हो जाता है। तो ये चीज इसमें फायदेमंद रहती है। फिर हिसाब की सुरक्षा, 10th नंबर पे हिसाब की सुरक्षा। एक सहायक बही के खो जाने या नष्ट हो जाने से हिसाब नष्ट होने का भय नहीं रहता, क्योंकि अन्य सहायक बहियों से हिसाब की सूचना प्राप्त की जा सकती है। ठीक है। अब क्या होता है, आपने मान लो एक ही बुक में, एक ही जनरल में, एक ही बुक में आपने सब कुछ लिख दिया। अब भगवान न करे वो बुक खो गई, तो किताब गुम हो गई, तो क्या होगा? अब आपके पास तो कुछ भी नहीं बचा, आप कहां से हिसाब लाओगे? लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ अलग अलग सहायक बहियां होती हैं जिनमें अलग अलग एंट्री की जाती है। तो क्या होता है कि उन एंट्रीज में मान लो बुक खो गई तो उसको ढूंढने के लिए हम दूसरी बुक से सहायता ले सकते हैं। ये सबसे बड़ा इसका फायदा होता है। तो हिसाब आपका सुरक्षित रहता है। विशिष्टता तथा दक्षता, एक प्रकार का कार्य एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जिससे वह उस कार्य में दक्षता प्राप्त कर लेता है। इससे कार्य विशिष्टता या कुशलता से संपन्न होता है, मतलब उसको स्पेशलाइजेशन हो जाता है पर्टिकुलर उस वर्क करते करते, तो वो उसमें स्पेशलाइजेशन कर लेता है एक तरीके से, मान लीजिए, तो वो कार्य बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकता है। कर्मचारियों की कार्य क्षमता का ज्ञान, जिन कर्मचारियों द्वारा सहायक बहियां लिखी जाती है उनकी तुलनात्मक कार्य क्षमता का ज्ञान प्राप्त करने में सरलता होती है। अब जैसे क्या हुआ कि आपने अलग अलग 4 व्यक्तियों को 4 अलग अलग बुक्स लिखने के लिए दे दिए, ये परचेस तुम, सेल्स तुम, केस का तुम और इसका तुम करोगे। अब आप उन चारों को कंपैरिजन कर सकते हैं कि यार इसमें से कौन अच्छा है और कौन हमको जो भाई ये लिखने में अच्छा है या ये ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर रहा है, ये सारी चीजें, तो जो मेन काम है उसमें आप उसको लगा सकते हो और दूसरा जो कर्मचारी उसको दूसरे काम में लगा सकते हो। इस प्रकार आपको एक ऐसा कर्मचारी भी मिल जाता है जो कि उस कार्य को करने में दक्ष होता है। तो इस प्रकार ये सहायक बहियां आपकी होती हैं जो आपको बिजनेस में कहीं ना कहीं बेनिफिट देती है। तो सहायक बहियों का ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आने वाले समय में इन बहियों में किस तरीके से एंट्री की जाती है, किस तरीके से इनमें लिखा जाता है, इसको सीखेंगे। अब इन बहियों में सबसे मेन वही है केस बुक। इस केस बुक को जो मेनली केस बुक ही सबसे मुख्य बही होती है, जिसके बारे में हम अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो पहुंचाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।